हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल एंड अर्थिंग के बारे में। न्यूट्रल क्या है, अर्थिंग क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप न्यूट्रल और अर्थिंग को एक जैसा समझ मत लेना, क्योंकि दोस्तों आप कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल और अर्थिंग जो है इनका जो काम होता है एक तरह का होता है, लेकिन काम अलग अलग होता है। तो दोस्तों आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग को कहाँ पर यूज किया जाता है, न्यूट्रल को कहाँ पर यूज किया जाता है, अगर अर्थिंग की जगह न्यूट्रल का यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ पर कितना रखना चाहिए, और ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उससे हम अर्थिंग क्यों करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल को हम अर्थिंग के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं, ये डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे घर तक जो भी सप्लाई आता है वो क्या आता है, एक आता है फेज का और एक आता है न्यूट्रल का। ठीक है, जो भी सप्लाई हमारे घर पर आता है एक आता है फेज का और एक आता है न्यूट्रल का। ठीक है, अगर फेज न्यूट्रल नहीं आएगा तो घर पर बल्ब नहीं जलेगा, तो दोनों का होना ज़रूरी है। तो जो सप्लाई आता है ये कहाँ से आता है, पहले डिटेल्स में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए एक जनरेटिंग स्टेशन होता है, एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और यहाँ से आता है एक सबस्टेशन जो कि हमारे गांव में होता है। तो ये आता है सीधे सबस्टेशन के अंदर, लेकिन सबस्टेशन के आने से पहले जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उनके बीच कुछ बड़े बड़े पावर स्टेशन भी होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। तो जनरेटिंग स्टेशन से सीधा आता है एक सबस्टेशन में जो कि हमारे गांव में होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पावर सप्लाई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है हमारे गाँव में, तो यहाँ से एक 3 फेज का सप्लाई आता है। ठीक है, तो इसको आप RY भी दे सकते हो, जो कि हमारा इंडियन इसका सिंबल होता है RY, हमें इसे RY से हम इसको पहचानते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 फेज का इनपुट हो रहा है एक ट्रांसफार्मर के अंदर, जो कि जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ से आता है 3 फेज का, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल नहीं आता है, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही मिल जाएगा। इसलिए हम न्यूट्रल को ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर है, जो वायर जो कंडक्टर लगता है वो बच जाता है। ठीक है, ऐसे में ये एक बेनिफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 फेज आता है, लेकिन हमारे घर को चाहिए क्या, फेज एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कैसे निकलता है वो देखते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है कि डेल्टा टू स्टार। ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डेल्टा टू स्टार, जो स्टार कनेक्शन होता है इसी में से हमें न्यूट्रल मिलता है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है इसी में से हमें न्यूट्रल मिलता है, इसलिए हम डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 फेज और एक न्यूट्रल, तो ये R फेज, Y फेज, B फेज। तो यहाँ से निकलने के बाद तो यहाँ पर हमें 3 फेज मिलता है। तो अभी जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो देखता है कि जो इस ट्रांसफार्मर के जो लोड है उसमें कितना कंज्यूमर है। ठीक है, तो उसमें कितना कंज्यूमर है, कितना घर पर लोड जाएगा। तो वो क्या करता है, जितना भी घर होता है, जितना भी कंज्यूमर होता है, उन सबको 3 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जितना भी कंज्यूमर होता है उन सबको 3 में डिवाइड कर देता है, यानी कि 3 फेज में डिवाइड कर देता है। जितना भी आता है इन सबको एक एक लोड दे दिया जाता है, यानी कि अगर हम हर एक फेज में समान लोड देंगे तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो भी समान रहेगा, जिससे क्या होगा, हर एक फेज में सेम करंट होने से क्या होगा कि इसका जो लोड है वो बैलेंस रहेगा और इसका जो करंट है वो बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो अनबैलेंस हो जाता है तो ट्रांसफार्मर का फेलियर हो सकता है। इसलिए हम हर एक फेज में समान लोड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है कि इसका जो लोड करंट होता है वो कहीं कहीं पर वेरी करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 10 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, क्योंकि सारे जितने भी घर होते हैं वो एक साथ बिजली का यूज नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर अगर कुछ ज़्यादा लोड हो रहा है तो यहाँ पर कम लोड हो रहा है, या फिर यहाँ पर ज़्यादा होता है तो यहाँ पर कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि करंट भी थोड़ा कम या फिर ज़्यादा होता रहता है, जिसके वजह से एक अनबैलेंस करंट भी फ्लो होता है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो अगर 3 फेज का जो करंट है वो अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रल होता है इसमें भी एक करंट फ्लो होने लगता है। जो कि अनबैलेंस करंट होता है वो न्यूट्रल के थ्रू ही फ्लो होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसका जो पोटेंशियल जीरो होता है वो भी जीरो नहीं होता है, वो कुछ पोटेंशियल यहाँ पर आ जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आप न्यूट्रल को टच करोगे तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, और इसके एक्रॉस में हम जो भी लोड कनेक्ट करते हैं, जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं, वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा जो न्यूट्रल होता है इसको हम एक अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो अर्थिंग प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर जो भी अनबैलेंस करंट आ रहा है, जो भी पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो सब ग्राउंड में चले जाएगा, जिसके वजह से इसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है इसका करंट जो होता है वो जीरो हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम अर्थिंग यूज करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर की बात। अब देखते हैं कि जो कि हमारा अर्थिंग होता है और जो न्यूट्रल होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रल जो होता है ये एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि एक सप्लाई आता है वो रिटर्न होने के लिए ये एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ताकि जो करंट है वो एक फेज से जाकर के लोड से होते हुए फिर से ट्रांसफार्मर के अंदर वही करंट चला जाए। अगर हम न्यूट्रल का सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर जो करंट जा रहा है वो रिटर्न नहीं आएगा ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो सकता है। इसलिए हम न्यूट्रल का भी यूज करते हैं। और अगर हम बिना न्यूट्रल के सिर्फ अर्थिंग का यूज़ करके हमारे इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल का काम क्या होता है, वो एक रिटर्न पाथ यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो अर्थिंग होता है इसका काम क्या होता है, ये हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसफार्मर के पास, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो करंट है उसको जीरो कर रहा है। ठीक है, और हम घर पर अगर यूज़ करेंगे तो घर पर जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उन सबको भी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो अर्थिंग और न्यूट्रल में कुछ इतना डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि अर्थिंग का काम घर पे क्या होता है और अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है किस जगह पर कितना होना चाहिए। जब भी हम घर पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक फेज और एक न्यूट्रल। लेकिन हमारे घर के अंदर 2 वायर जाता है, लेकिन उसके साथ हम एक और कनेक्शन भी जोड़ देते हैं जो कि हमें अपने ग्राउंड से मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ 5 पिन सॉकेट में यहाँ पर एक बड़ा सा होल होता है और यहाँ पर छोटे छोटे 4 होते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको लाइव यानी कि फेज, और इसको न्यूट्रल, और ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम लेते हैं अर्थिंग का। तो ये जो अर्थिंग होता है ये डायरेक्ट आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों अर्थिंग जो होता है ये आपके घर के अंदर फैला होता है। अगर आप कोई भी एक इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हो जिसका बॉडी अगर कंडक्टिविटी है, तो वहाँ पर भी जो कंपनी क्या करता है 3 वायर निकाल देता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग के लिए। तो ये जो अर्थिंग होता है ये लेकर के सीधे इसके बॉडी के साथ कनेक्ट कर देता है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ये जो डिवाइस है इसका जो फेज वायर है, जो लाइव वायर है, ये किसी भी कारण अगर बॉडी में कनेक्ट हो जाता है या फिर डिवाइस में कुछ लीकेज करंट फ्लो होता है, अगर आप इसको टच करोगे तो क्या होगा, आपको शॉक भी लग सकता है, क्योंकि जो करंट होगा वो आपके अंदर से ही फ्लो होगा, जिसके वजह से आपको शॉक लग सकता है अगर अर्थिंग नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अर्थिंग को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा, लीकेज करंट आ रहा हो या फिर लाइव वायर टच हो गया हो, वो जो करंट होगा वो सीधे चला जाएगा हमारे ग्राउंड में, अर्थिंग में चला जाएगा। जिससे क्या होगा, हम अगर इसको टच भी करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ये किस लिए, क्योंकि जो करंट होता है वो हमेशा चाहता है कि वो
उसका जो पाथ हो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। करंट देखता है कि किस पाथ में रेजिस्टेंस कम है, वो उसी पाथ में जाता है। तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस हम इसीलिए कम रखते हैं ताकि जो करंट होता है, जो लीकेज करंट होता है, वो इजीली इसमें से फ्लो हो सके। ठीक है, तो घर पर हम जो अर्थिंग होता है इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें सेफ्टी ये प्रोवाइड कर सके। अर्थिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से हमें हर एक जगह पर कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस रखना होता है। और दोस्तों अर्थिंग का रेजिस्टेंस आप जितना कम रखो उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, हमेशा कोशिश करो अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखने के लिए। तो दोस्तों जो लार्ज पावर स्टेशन होता है, ठीक है, जो लार्ज पावर स्टेशन होता है उसका अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0.5 ओम्स। ठीक है, जो लार्ज पावर स्टेशन होता है वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है 0.5 ओम रखना चाहिए। अगर इससे भी आप कम कर देते हो तो बढ़िया है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मेजर पावर स्टेशन होता है इससे नीचे का, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 ओम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का रूल कहता है जो मेजर पावर स्टेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस, हमें अर्थिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम रखना चाहिए, इससे आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो। और दोस्तों जो हमारा सब स्टेशन होता है, ठीक है, जो कि हमारा गांव में होता है, जहाँ से हमें बिजली मिलता है जिस सब स्टेशन से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 ओम। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो न्यूट्रल जाके अर्थिंग में कनेक्ट होता है उसी अर्थिंग का रेजिस्टेंस 2 ओम रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो जो कि सब स्टेशन होता है उसका जो अर्थिंग होता है वो कोई के सब स्टेशन में अर्थिंग नहीं होता है। और अगर कहीं पर अर्थिंग होता भी है तो कोई उसको चेक भी नहीं करता है कि वो अर्थिंग सही है या फिर ख़राब हो गया या फिर उसका रेजिस्टेंस है भी नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का भी हाल है। और दोस्तों इसके अलावा उधर जो भी हो गया, हमारा घर हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, छोटा मोटा फैक्ट्री हो, ठीक है, उसमें कितना होना चाहिए, 8.0 ओम। ठीक है, ये मैक्सिमम आप 8 से 10 ओम भी रख सकते हो। 8 से 10 ओम होता है रेजिस्टेंस, लेकिन अगर आप इससे भी कम रखो तो भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर का जो रेजिस्टेंस है उससे आप 8 ओम से भी कम का रखो, क्योंकि अगर आप 8 ओम से कम का रखोगे तो जितना भी अगर थोड़ा सा भी लीकेज करंट आएगा वो सीधे चला जाएगा ग्राउंड में, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी इक्विपमेंट ख़राब नहीं होगा और आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का रूल कुछ ये कहता है कि कहाँ पर कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन इस रूल को कोई भी फॉलो नहीं करता है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा आप इसी रूल के हिसाब से ही चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना अर्थिंग और न्यूट्रल के बारे में और इन दोनों में क्या अंतर होता है। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। और अगर आप किसी के ऊपर डाउट है आपको और आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।